नमस्कार दोस्तों, जय माता जी की। अपन पिछला पाठ पढ़ चुके हैं इंडिया मन के तथा अस्थियां। वो पाठ 2 क्लासों में पूरा हो चुका है। अब ये दूसरा पाठ है जो आपके 5 नंबर का है। कितने नंबर का है? 5 नंबर का, जिसमें एक क्वेश्चन पूछ जाएगा 1 नंबर का, एक क्वेश्चन पूछ जाएगा 1 नंबर का। यह होगा वस्तुनिष्ठ, पहला जो 1 नंबर का होगा। दूसरा 1 नंबर का होगा वो होगा अति लघु उत्तरात्मक। और तीसरा जो 1 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन होगा जो 3 नंबर का होगा, ठीक है, वो होगा दीर्घात्मक। ठीक है, ऐसा कुल मिला के ये 3 क्वेश्चन पूछ लेंगे और 5 नंबर टोटल होंगे। ठीक है, ये हुई काम की बात। और अब आगे चलते हैं इस पाठ के लिए। तो जो ये पाठ है 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक। कौन सा? राजा, किसान और नगर जो है, ये आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था है। ये अपन 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी का जो टाइम पीरियड है, लगभग 1200 साल का टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड अपन आज पढ़ेंगे। पिछला अपन ने देखा कि हड़प्पा सभ्यता थी जो 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1800 ईस्वी पूर्व के लगभग रही थी और खत्म हो गई थी। 1800 ईस्वी पूर्व से सीधा अपन 600 ईस्वी पूर्व में आते हैं। बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है लगभग 1200 साल का, वो कहाँ चला गया? तो उसके बारे में अपना इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये टाइम पीरियड है ना, ये वैदिक काल था। कौन सा था? वैदिक काल। वैदिक काल मतलब इस काल के तहत 4 वेदों की रचना हुई थी, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो 4 वेद थे ये वैदिक काल में लिखे गए थे। और वैदिक काल के बारे में जो मुख्य जानकारी हमें प्राप्त होती है वो इन 4 वेदों से ही हमें प्राप्त होती है, जो सनातन धर्म के, जो हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथ हैं, जो 4 प्रमुख वेद है। ठीक है ना। लेकिन अब अपन ये वैदिक काल नहीं पढ़ के अपन 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के बीच में अध्ययन करेंगे, जिसमें कौन कौन से राजा हुए, कौन कौन से प्रमुख राजवंश हुए, उनके प्रमुख राजा वगैरह। और फिर किसान और नगर जो हैं, नगरों को हम लेते हुए 16 महाजनपदों को पढ़ेंगे। और एक तरह से मतलब ऊपर से ऐसे ढांचा ऐसा आएगा जैसे पूरा, लेकिन लास्ट में जाते जाते 16 महाजनपद में फिर मुख्य रूप से मगध आ जाएगा। और मगध के अंदर भी फिर मौर्य काल थोड़ा सा पढ़ेंगे और अशोक का मुख्य रूप से वर्णन होगा उसमें। और उसके जो अभिलेख वगैरह हैं, फिर गुप्त वंश के बारे में भी पढ़ेंगे, थोड़ा कुषाण शासकों के बारे में, जो सोने के सिक्के वगैरह उनके बारे में, थोड़ा चेर, चोल, पांड्य जो दक्षिण भारत में, उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। थोड़ा हिंदू यूनानी शासकों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। राजा के प्रति जनता के क्या विचार थे वो अध्ययन करेंगे। और राजाओं की जो सेनाएं हैं, राजाओं की राजधानी वगैरह है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा अपन सब कुछ देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इसमें जो पहला है ना, पहला है टॉपिक है प्रिंसेप और पियदर्शी। ठीक है ना। ये प्रिंसेप कौन था? ये जेम्स प्रिंसेप था। कौन था? जेम्स प्रिंसेप। जो कौन था? एक अधिकारी था ईस्ट इंडिया कंपनी का। उस समय जब इसका अध्ययन हो रहा था ना, ये उस समय किसका राज था भारत में? भारत में राज था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो 1830 के करीब दशक में ना, 1830 का दशक मान ले, तो इस दशक के अंदर जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि थी ना, जिनके माध्यम से अभिलेख लिखे गए थे, जो पुराने अभिलेख हैं वो ज्यादातर ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में थे। और वो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि तब तक पढ़ी नहीं जा सकी थी। लेकिन 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने खुद के प्रयास से और कुछ विद्वानों के माध्यम से पुराने संस्कृत ग्रंथों को उसने खंगाला। जो पुरानी जो बंगाली संस्कृति थी और जो ग्रंथ थे उनको खंगाला, बंगाली लिपि और देवनागरी लिपि का अध्ययन किया और उनसे समान मिलते जुलते चिन्हों को इसमें देखा और उसके माध्यम से उसने सफलता हासिल की। कौन कौन सी लिपि को पढ़ने में? एक तो खरोष्ठी और एक ब्राह्मी। जब ये लिपियां पढ़ी गई ना, तब अपने को बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई और बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आई। ठीक है ना। तो इसी में से एक चीज, जब जेम्स प्रिंसेप ने अभिलेखों का अध्ययन किया ना, तो उसमें एक पियदर्शी नाम दिखाई देता है। मैंने कहा ना ये मगध साम्राज्य में आगे जाके स्पेशली ये अशोक के पास जाएगा ये पाठ। तो ये पियदर्शी है ना, ये पियदर्शी नाम किसका था? पियदर्शी मतलब दिखने में सुंदर। कैसा? दिखने में सुंदर। ये किसकी थी? अशोक की थी। इसमें अशोक नाम ऐसे लिखा हुआ है,
वैसे शायद अशोक नाम ऐसे होता है ना, लेकिन इसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो इस अशोक की एक उपाधि थी पियदर्शी। एक और उपाधि इसकी मिलती है जो अपन आगे देखेंगे, देवानंद पिय। इसका भी जिक्र यहाँ कर ही लेते हैं, साथ के साथ जिक्र करेंगे तो याद आसानी से आएगा। देवानंद पिय मतलब देवताओं को प्रिय। क्या मतलब हुआ? देवताओं को प्रिय। ये दोनों उपाधियां किसकी हैं? ये दोनों उपाधियां अशोक की हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अभिलेख मिले इस काल के बारे में, जो सबसे ज्यादा वर्णन अपने को मिलता है जिसके अभिलेखों में, वो अशोक है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन। ये तो अपने जिक्र कर लिया। ठीक है, इस समय उसके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो परिवर्तन आए थे ना, उन सब परिवर्तनों का अध्ययन इसके तहत किया गया है। ठीक है ना। अब अगला देखते हैं अपन प्रारंभिक राज्य। क्या देखते हैं? प्रारंभिक राज्य। तो प्रारंभिक राज्यों में अपन 16 महाजनपदों का अध्ययन करेंगे। मैंने कहा ना 16 महाजनपद। ठीक है, जब प्रजा सिंधु नदी घाटी से इधर गंगा घाटी में आकर बसी और कई सारी नदियों के किनारे बसी, तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि सब राज्य बने। राज्यों में 16 महाजनपद, स्पेशली 16 महाजनपद, जिनका उल्लेख कई जगह पर प्राप्त होता है। जैन ग्रंथों में भी प्राप्त होता है, बौद्ध ग्रंथों में भी प्राप्त होता है, और भी कई जगह इन 16 महाजनपदों का उल्लेख होता है। और लेकिन यह फिक्स है कि 16 महाजनपद थे। कितने? 16। लेकिन इनके नाम अलग अलग पाए जाते हैं। लेकिन 5-7 ऐसे महाजनपद थे जिनके नाम जैन ग्रंथों में मिलो चाहे बौद्ध ग्रंथों में मिलो एक समान थे। वो 5-7 जो है नाम वो अपन देखेंगे। एक तो मिला वज्जी। क्या? एक तो मिला है वज्जी। आपको सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई कौन कौन से महाजनपद है जिनका नाम जैन और बौद्ध ग्रंथों में एक समान मिला। एक तो वज्जी है, एक कौशल है, ठीक है, एक मगध है, एक कुरु है, एक पांचाल है, ठीक है, एक गांधार है। ये गांधार, पांचाल, कुरु कुछ याद आ रहा है? ये सारे महाभारत से रिलेटेड है। कौशल है ना, जहाँ की कौशल्या थी राम की माता। 1 2 3 4 5 6, एक और कौन सा बच गया? वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती। एक कौन सा बच गया? अवंती। ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है ना। इसके अलावा 9 और बच गए। 9 को नाम अलग अलग भिन्न भिन्न मिलता है, लेकिन ये 7 तो है ना। ये 7 जैन ग्रंथों में भी वही नाम है और बौद्ध ग्रंथों में भी नाम है। अब इनको याद करने का आसान से तरीका देखो। कौशल, राम की माता कौशल्या यहीं की थी। मगध, चंद्रगुप्त मौर्य, खूब याद रहेगा। कुरु, कुरु को लेकर तो लड़ाई हुई थी सारी महाभारत की, ठीक है। और पांचाल, जहाँ की पांचाली थी द्रुपद कन्या द्रौपदी, ठीक है। और गांधार, जहाँ का वो शकुनी मामा था। वज्जी और अवंती, ये और 2 नाम है। तो ये 5 तो आपने सुन ही रखे होंगे महाभारत वगैरह में। ये अवंती और वज्जी, ये 2 नाम और हैं, ये भी आप देख लेना। वैसे ये भी नाम खूब सुने हैं, लेकिन इनका जिक्र कम हुआ है, तो ये 2 याद कर लेना। हो गया ना 7। और अब इनका ना महाजनपद थे। इन महाजनपदों में शासन किस प्रकार से होता था? तो अधिकांश महाजनपदों में राजा एक राजा होता था और राजा ही शासक होता था। लेकिन कुछ महाजनपद ऐसे थे जिनको संघ या गण कहते थे। क्या कहते थे? संघ या गण। इनमें क्या करते? एक से अधिक व्यक्ति होते थे जो मिलकर शासन करते थे, और जो सारे जो समूह होता था ना, इन लोगों का संघ या समूह गण होता था, वो सारे ही राजा कहलाते थे। और जो भगवान महावीर और भगवान बुद्ध दोनों ही ऐसे ही राज्यों से बिलोंग करते हैं। कैसे राज्यों से? संघ और गण से, ठीक है ना। यद्यपि इनके स्रोत तो नहीं मिले, लेकिन लगभग ये सारे जो महान जनपद है ये लगभग 1000 साल तक अस्तित्व में रहे। कितने साल तक? 1000 साल तक ये अपने अस्तित्व में। महाजनपदों की अपनी एक राजधानी होती थी। क्या? इन महाजनपदों की अपनी एक राजधानी होती थी, और जो राजधानी होती थी वो क्या होती थी? किले बंद होती थी, चारों तरफ किले से घिरी हुई होती थी, ठीक है। और जो यहाँ का शासक था वो
जो ब्राह्मणों ने उस समय संस्कृत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने संस्कृत में ग्रंथ लिखना शुरू किए, धर्म ग्रंथ, जिनमें सभी के लिए नियम निर्धारित किए गए, जिनमें शासकों के लिए भी नियम निर्धारित थे। और शासकों में से यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक जो हो वो कौन हो, क्षत्रिय ही हो, ये अपेक्षा की जाती थी। ठीक है। और शासकों का कार्य कहते थे, शासक का ना जो व्यापारियों से, किसानों से और अन्य लोगों से क्या करते थे, भेंट या कर वसूलते थे। और एक लीगल तरीका यह भी था कि दूसरे राज्य पर आक्रमण करके और वहां से संपत्ति इकट्ठी करना, यह भी एक लीगल था, ऑथोराइज्ड तरीका था। समझ गए ना, मतलब इसके लिए हिंदी शब्द प्रयोग करें तो क्या कह सकते हैं, वैध तरीका था। यह भी एक कैसा तरीका था, वैध तरीका था, दूसरे राज्य पर अटैक करना, आक्रमण करना और वहां से धन संपत्ति इकट्ठी करना, यह भी एक वैध तरीका था। ठीक है। और जब इतने बड़े बड़े राज्य साम्राज्य बने तो इनको चलाने के लिए नौकरशाही की भी जरूरत पड़ी होगी, तो नौकरशाही का गठन किया गया, सेना का गठन किया गया। ठीक है। और कुछ राज्यों ने बाद में अपनी स्थायी सेनाएं रखनी शुरू कर दी, जबकि बाकी किसान वर्ग अगर इनके ऊपर डिपेंड रहते थे, भाई जब भी जरूरत पड़ती इनमें से सेना का संगठन किया जाता था। अब अपन पढ़ेंगे 16 महाजनपदों में से जो 7 है ना, ये 7 सबसे महत्वपूर्ण, अवंती, वज्जी, कौशल, मगध, कुरु, पांचाल, गांधार, ये 7 याद है ना। अब अपन इसमें से सबसे स्पेशली पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे मगध। किसको पढ़ेंगे, मगध, क्योंकि ये सबसे प्रमुख महाजनपद था। और अपने इसके बारे में ये भी पढ़ेंगे, ये महाजनपद प्रमुख किस प्रकार से बना, क्या कारण था, तो ये सारी चीजें भी अपन पढ़ेंगे। मगध, क्या पढ़ेंगे, मगध। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये 16 महाजनपद हो गए। अब मगध पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। तो मगध के बारे में अपन देखते हैं कि मगध है ना, उसकी राजधानी कौन सी थी, तो उसकी राजधानी, प्रारंभिक राजधानी थी वो थी राजगाह। क्या थी, राजगाह या राजगीर। आज का जो वर्तमान का राजगीर है ना, वो हो उस समय राजगाह था। और इसका शाब्दिक अर्थ ही राजाओं की स्थली या राजाओं का आश्रय स्थल था। ठीक है ना, जहां राजा का निवास स्थान, इसका मतलब राजगाह का। लेकिन जब ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये बनाई गई और फिर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसको कहाँ स्थापित कर दिया गया, पाटलिपुत्र में। कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, पाटलिपुत्र, जो अब क्या कहलाता है, पटना कहलाता है, जो वर्तमान में बिहार की राजधानी है। वो बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये इसकी राजधानी बन गया था, मगध की, जो 7वीं शताब्दी तक आते आते उजड़ गया था, जिसका वर्णन एक चीनी लेखक ने अपनी किताब में किया है। उसे पता चलता है कि 7वीं शताब्दी तक आते थे ये जो पाटलिपुत्र ये उजड़ चुका था, इसे फिर दोबारा बसाया गया। ठीक है, अपना गौरव खो चुका था। अब जब तक इसने अपना गौरव खाया और जब तक इसने राजधानी बनी, इसके बीच में कौन कौन से राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया, उसके प्रमुख राजवंशों के बारे में भी अपन जिक्र करेंगे। ठीक है, अब अपन ये देखेंगे भाई ये महाजनपद है, ये अपन इसको स्पेशली क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों महत्वपूर्ण था, क्यों ये सबसे शक्तिशाली था। तो इसके पीछे 5-6 कारण हैं। तो इनमें से पहला कारण है उपजाऊ भूमि। क्या, उपजाऊ भूमि, यहाँ की जो जमीन थी वो बड़ी उपजाऊ थी। ठीक है ना। दूसरी, लोहा, यहाँ पर लोहे की बड़ी बड़ी खदानें थी। आज भी झारखंड में लोहे की खदान है, झारखंड मगध में आता था, तो है ना, बड़ी बड़ी लोहे की खदानें। तो यहाँ लोहा था, तो जिससे अस्त्र शस्त्र का निर्माण आराम से हो सकता था। दूसरी बात, आवागमन के साधन। ठीक है, आवागमन के साधन है ना, एक तो यहाँ पर गंगा नदी वगैरह जो थे ना, उनमें से जलीय आवागमन और स्थलीय दोनों आवागमन यहाँ पर शानदार थे। ठीक है, सिंचाई, सिंचाई यहाँ पर अच्छी होती थी क्योंकि पानी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में था। फिर हाथी, क्या, हाथी, यहाँ मगध के जंगलों में हाथी भरपूर मात्रा में पाए जाते थे, जो सेना का एक प्रमुख अंग होते थे। ठीक है ना, जब सिकंदर की सेना पोरुस से भिड़ी ना, तो जब पोरुस के हाथियों को देखकर बिदक गई कि यार ये कौन सी बला है। उनसे पहले उन्होंने हाथी देखे नहीं थे युद्धों के अंदर, और सिकंदर उस समय युद्ध हार गया था, पोरस युद्ध जीता था। लेकिन ये विडंबना ये है कि भारतीय इतिहास को इतना तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है कि आज भारतीय तो पढ़ते हैं कि पोरस हारा, जबकि अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, अभी कुछ समय पहले अलेक्जेंडर के ऊपर मूवी बनी है, उसके अंदर उसको पोरस से हारा हुआ बताया गया, जो एक हॉलीवुड मूवी है।
और अपने यहाँ पढ़ रहे हैं कि पुरुष पराजित हुआ, जबकि यहाँ मूवी में अभी वर्तमान में दिखा रहे हैं हॉलीवुड वाला कि सिकंदर पराजित हुआ था। ठीक है, चलो उस बात को छोड़ो, यहाँ उसका कोई काम नहीं है। तो ये हाथी मिल गए। और फिर एक जैन और बौद्ध विद्वान बताते हैं कि यहाँ के राजाओं की नीतियाँ थी ना, वो नीतियाँ बड़ी कुशल नीतियाँ थी। यहाँ के राजा बड़े ही कर्मठ, मतलब परिश्रमी और ताकतवर थे। ठीक है, परिश्रमी और ताकतवर थे, इनकी नीतियाँ थी, इनके कारण भी ये मगध फेमस था। चलो मगध के अब प्रश्न पूछ ले कि भाई मगध शक्तिशाली क्यों था, तो इसका आप छोटे शब्दों में पूछे तो इतना जवाब दे सकते हो, और इन्हीं के आगे पॉइंट बना के लिख सकते हो ना, 2-3 पंक्तियां, 2-3 पंक्तियां भी लिखोगे तो भी 15-20 पंक्तियां बन जाएगी और 3 नंबर आपके आराम से पक्के हो जाएंगे। आराम से हो रहे हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपना मौर्य, अब मगध पढ़ लिया ना, तो मगध में अपन पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसने करी? चंद्रगुप्त मौर्य। कब करी? 321 ईसा पूर्व। सीधा प्रश्न बन सकता है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, कब करी? 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के अंदर करी थी, और धनानंद को मारकर। ठीक है ना। जो अपने पीछे कहा ना राजाओं की स्पेशली नीतियां, उन नीतियों में, राजाओं की स्पेशल नीतियों में 3 नाम आ रखे हैं भाई आपके प्रमुख। एक तो आ रखा है महापद्मनंद। कौन सा? महापद्मनंद। और एक आ रखा है बिंबिसार, ये याद रखना, ये बिंबिसार है। ठीक है। और एक अजातशत्रु। भाई पूछ ले मगध के शक्तिशाली शासक की नीतियाँ जिनकी फेमस है, वो ये 3 नाम है। ये बिंबिसार है, ध्यान रखना। और बिंदुसार हो जाएगा, तो वो बिंदुसार हो जाएगा। ये भी मगध का सम्राट बना, लेकिन ये बिंबिसार के बाद में बना था। और ये बिंबिसार वगैरह ये तो अलग वंश से संबंधित है। ये बिंदुसार है जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, और इसी बिंदुसार का पुत्र था अशोक। ठीक है ना, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसको देवानंद प्रियदर्शी जिसकी उपाधियाँ हैं। ठीक है, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त करी थी, 1 लाख सैनिक मारे गए थे, तो इसका मन बड़ा विचलित हुआ। फिर इसने धर्म की स्थापना करी, और उसी धर्म को प्रचलित करने के लिए क्या किया इसने? अमात्य, धम्म अमात्य, धम्म महामात्य, धम्म महामात्य नामक स्पेशली अधिकारियों की नियुक्ति करी। और इसने अपने क्या किए? अपने अभिलेख है जो पॉलिश किए हुए पत्थरों पर खुदवाए। ठीक है, पॉलिश किए हुए पत्थरों पर खुदवाए और उनको विभिन्न राजमार्गों पर लगवाया। उसमें क्या क्या शिक्षा दी गई? बड़ों का आदर करने की शिक्षा दी गई थी। पूछ सकते हैं धर्म के तहत कौन कौन सी शिक्षा दी? तो बड़ों का आदर करने की शिक्षा दी गई थी, ब्राह्मणों और सन्यासों का आदर करने की शिक्षा दी गई थी। ठीक है ना, और सभी जीवों पर दया करने की शिक्षा दी गई थी, और अन्य धर्मों के भी सम्मान करने की शिक्षा उसमें दी गई थी। इसने ही सबसे पहले पशुओं के लिए भी इसने हॉस्पिटल बनवाए थे, अस्पताल बनवाए थे। ऐसा पहला शासक था जिसने पशुओं के लिए भी अस्पताल बनवाए, सराय वगैरह का इसने निर्माण करवाया, और प्रत्येक जगह इसने अपने अभिलेख लिखवाए। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा अभिलेख इसी के प्राप्त होते हैं। अब मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसके प्रमुख स्रोत क्या है? सबसे पहले तो है मूर्ति कला। मौर्य साम्राज्य के तहत बहुत सारी मूर्तियाँ बनी थी। ठीक है, जैसे अशोक स्तंभ है ना, अपना चिन्ह भी है, राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ, सारनाथ का अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है ना, वो 3 जो शेर हैं। तो मूर्ति कला एक तो फर्स्ट क्या है? मूर्ति कला। सुन लो, सुनने में ज़्यादा विश्वास रखो क्योंकि कम समय में ज़्यादा पूरा करना है। तो पहला है मूर्ति कला। मूर्ति कला, ठीक है। आज इस पेन को भी क्या हो गया? ठीक है, मूर्ति कला। सेकंड क्या है? सेकंड है उस समय के जैन बौद्ध ग्रंथ। कौन कौन से? जैन और बौद्ध ग्रंथ। तीसरी इंडिका। किसने लिखी इंडिका? तो अशोक नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी एक राजदूत था जो सेल्यूकस को जब चंद्रगुप्त ने पराजित किया था, जब हेलेनिस से विवाह होता, तब उसका एक राजदूत, जो यूनान का एक राजदूत था, मेगस्थनीज। ये नाम याद रखना भाई। मेगस्थनीज जो है वो इंडिका का लेखक है। और चौथा स्रोत है अर्थशास्त्र। पूछ सकते हैं अर्थशास्त्र किसने लिखी? अर्थशास्त्र लिखी कौटिल्य ने। कौटिल्य याद रखो तो बढ़िया है, चाणक्य याद रखो तो बढ़िया है। ठीक है, चाणक्य याद रखो तो बढ़िया है, और विष्णुगुप्त याद रखो तो बढ़िया है। इसका नाम विष्णुगुप्त भी था। ठीक है, विष्णुगुप्त तो ज़्यादा फेमस नहीं नाम है। ये चाणक्य और कौटिल्य जो भी आपको नाम याद रहे वो नाम याद रख लेना।
क्योंकि एग्जामिनर जो चेक करने वाला है उसको 2-3 नाम याद ही होंगे, ठीक है ना। ये अर्थशास्त्र भाई आप लोगों को मूर्ति कला से जानकारी प्राप्त होती है मौर्य साम्राज्य के बारे में। इसके बारे में जैसे क्या जैन और बौद्ध ग्रंथों के बारे में से जानकारी प्राप्त होती है, अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है, और इंडिका जो मेगास्थनीज की इससे प्राप्त होती है। ये सोर्स है मौर्य साम्राज्य के बारे में अध्ययन करने के लिए, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के लिए, ठीक है ना। आरंभी साम्राज्य पढ़ लिया, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया अपन ने, और साम्राज्य का प्रशासन है ना ये देख लेता है। साम्राज्य का प्रशासन, तो साम्राज्य का प्रशासन जो बौद्ध अशोक के जो अभिलेख मिले हैं, जो ये ग्रंथ मिले हैं, इन सबसे पता क्या चलता है कि जो ये मौर्य साम्राज्य था ये कहाँ से कहाँ तक फैला था पता है। ये फैला हुआ था, मान लो ये पूरा भारत है, ठीक है ना, ये अखंड भारत की कल्पना करते हैं अपन। ये पाकिस्तान था, ये पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर मतलब जो बलूचिस्तान वगैरह है ना वहाँ से लेकर, और इधर ये आंध्र प्रदेश के साथ उत्तराखंड, और आंध्र प्रदेश उत्तराखंड, और तो जब अपन अखंड भारत की बात करते हैं तो अखंड भारत में अपन देखते हैं कहाँ से कहाँ तक फैला होता। तो जो अशोक के जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं उन शिलालेखों के माध्यम से और अन्य चीज़ों से अपन को पता चलता है कि जो मगध था, यहाँ मगध था ना, ये कहाँ तक फैला हुआ था। ये पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर प्रांत तक फैला हुआ था, बलूचिस्तान वगैरह, ठीक है। ये पूरा यहाँ तक फैला हुआ था, जो यहाँ से लेकर आंध्र प्रदेश, यहाँ है ना आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड, यहाँ तक यह फैला हुआ था। पूरा पूरा एक विशाल साम्राज्य था, और विशाल साम्राज्य था तो इसके 5 प्रमुख केंद्र थे। इतना बड़ा साम्राज्य एक जगह से तो व्यवस्थित हो नहीं सकता। तो एक तो था पाटलिपुत्र, जो इसकी प्रमुख राजधानी था। क्या था? पाटलिपुत्र, जो इसकी प्रमुख राजधानी रहा, जो राजधानी था। इसके अलावा 4 और इसके केंद्र थे। दूसरा था तक्षशिला, ठीक है ना। इससे 5 प्रमुख केंद्र बताए ना, कौन कौन सा? एक तो पाटलिपुत्र, ठीक है, सेकंड था तक्षशिला, थर्ड था तोसली, चौथा था उज्जैनी, और 5वां था तक्षशिला, तोसली, उज्जैनी, पाटलिपुत्र और स्वर्णगिरी, ठीक है। ये स्वर्णगिरी, ये स्वर्णगिरी ये नहीं है जैसलमेर वाला किला, ये स्वर्णगिरी दक्षिण भारत का था जहाँ पर सोना प्राप्त होता था, ठीक है ना। अभी भी वहाँ दक्षिण भारत से प्राप्त होता है। तो ये जैसे तक्षशिला और ये उज्जैनी थे, ये तो प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर थे। किस पे थे? व्यापारिक मार्गों पर, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट थे। और ये स्वर्णगिरी था, ये सोने के कारण इंपॉर्टेंट था, ठीक है। पाटलिपुत्र तो राजधानी थी। इस प्रकार से ये पूरे राज्य का संचालन करते थे, ठीक है ना। इतना बड़ा साम्राज्य है, तो क्या एक ही प्रकार से शासन होता था? नहीं, ऐसा संभव नहीं है कि एक ही प्रकार से वहाँ शासन हो। कहाँ तो वो अफगानिस्तान की पहाड़ी क्षेत्र, और कहाँ पर ये जो उड़ीसा है ना, कहाँ गया उड़ीसा, चलो उड़ीसा, ये उड़ीसा, कहाँ उड़ीसा का वो तटीय क्षेत्र। तो संभव है कि एक प्रकार से शासन आज भी संभव है क्या? जम्मू कश्मीर अलग नियम चलते हैं, अब तो 370 के हटा के भारत में ले, लेकिन फिर भी कई सारी चीज़ें अलग है ना। पूर्वोत्तर को कितनी सारी सुविधाएं दे रखी हैं, वो पूरा पहाड़ी क्षेत्र इसलिए, ठीक है ना। हर एक योजना में तो वहाँ 90-10 का आंकड़ा रहता है, और कई सारी चीज़ें वहाँ उनको कुछ स्पेशली छूट वगैरह दे रखी है। तो आज के भारत में संभव नहीं है, तो उस समय कैसे संभव था? तो नहीं था। तो इससे पता चलता है कि अलग अलग चलता था, और सबसे ज़्यादा जो नियंत्रित था ना, वो राजधानी के आसपास का एरिया था, वो ज़्यादा नियंत्रित था बजाय दूर के। अब इतना बड़ा साम्राज्य है तो वहाँ तक पहुँचने में कई दिन या कई महीने भी लग जाते थे। तो फिर कुछ अलग से अरेंजमेंट भी किए जाते होंगे, सेनाएं वगैरह का भी निर्माण किया गया, और आवागमन के लिए कौन सा थे? नदी मार्ग और स्थलीय मार्ग, दोनों मार्गों का प्रयोग किया जाता था। तो जब सेना है, अपन सेना को विस्तृत अध्ययन करेंगे, तो सेना को ना एक समिति और 6 उप समिति में बांटा गया था। कितने में? एक समिति और 6 उप समिति में।
तो 6 उपसमितियों में जो पहली उपसमिति थी, सुन लो, लिखने की बजाय सुनने से ज्यादा बेटर रहेगा, आराम से याद रहेगा। तो ऐसा है कि पहली उपसमिति थी वो तो नौसेना का संचालन करती थी, जो समुद्री है, जो नदी, जो जल सेना थी उसका संचालन करती थी। दूसरी थी वो पद्धति सेना का, जो दूसरी थी वो क्या करती थी, जो यातायात और भोजन की व्यवस्था पर ध्यान देती थी। सैनिकों के यातायात और भोजन, या फिर यातायात मार्गों की सुरक्षा वगैरह का जो भी ध्यान है, या फिर इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था दूसरी सेना का, जो दूसरा जो उपसमिति था इसका। दूसरी उपसमिति क्या करती थी, यातायात की व्यवस्था करती थी, मतलब यातायात मार्गों की सुरक्षा करना भी इसके हाथ में था, और सैनिकों वगैरह के लिए यातायात की व्यवस्था करना भी इसके हाथ में था, और भोजन की व्यवस्था करना, चाहे भोजन वो सैनिकों के लिए हो चाहे पशुओं के चारे की हो, सारी व्यवस्था ये देखती थी। फिर तीसरी थी वो पदाति सेना का देखती थी, पैदल सेना। चौथी थी वो अश्वारोहियों को देखती थी, और पांचवी थी वो रथारोहियों को देखती थी, और छठी थी वो गज सेना को देखती थी, हाथियों की सेना को। याद हो रही है ना? लिखने की बजाय याद करने में ध्यान दो। पहली किस पे? नौसेना। दूसरी यातायात और भोजन की व्यवस्था, ठीक है ना? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये थी सेकंड वाली। तीसरी थी पद्धति, पहले पैदल सैनिक, फिर उसके पास घोड़ा आएगा चौथा, और फिर पांचवा उसके पास रथ आएगा, रथ में घोड़े जीतेंगे, फिर रथों के बाद में कहा यार हाथी लाएं। समझ रहे हो बात को? पहले जल सेना, दूसरी यातायात और भोजन, तीसरी उपसमिति थी जो पद्धति, पैदल सैनिक, फिर पैदल सैनिक को चढ़ा देंगे घोड़े पे चौथी में, और घोड़े को रोज जोत देंगे अपन रथ सेना में, और पांचवी, और फिर इनको साइड में करके और लेके आएंगे हाथी। ये हो गई छठी उपसमिति। ये 6 की 6 उपसमितियां आपको याद हो गई होंगी, ठीक है ना? ये था इसका सैनिक पद्धति का वर्णन। अपन ने अशोक का तो देख लिया कि उसने धम्म के प्रचार के लिए क्या किया, धम्म महामात्य। सीधा सवाल पूछ सकते हैं, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए कौन सा अधिकारियों की नीति की? तो धम्म महामात्य अपन ने पिछली बार लिख लिया था, ठीक है ना? उसके अलावा देखते हैं कि भाई ये कितना महत्वपूर्ण था। अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया ना, ये मौर्य वंश के बारे में जान के, साम्राज्य का प्रशासन और मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। तो महत्वपूर्ण, काफी महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि जब इसका अध्ययन शुरू हुआ ना, इस कालखंड का अध्ययन शुरू हुआ तो 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ, और उस समय भारतीय क्या थे? गुलाम थे अंग्रेजों के। तो उस समय इतिहासकारों को ये मतलब विश्वास ही नहीं हुआ कि भारत के पास ऐसा भी साम्राज्य था, इतना महान और इतना विस्तृत और इतना शक्तिशाली साम्राज्य भी कभी रहा होगा। मतलब उनके लिए एक रोचक जानकारी थी कि ऐसा भी भारत में था। तो इसलिए उन्होंने जो मौर्य साम्राज्य इसको केंद्र में रखकर सारा अध्ययन किया, ठीक है? तो इसलिए अपन को देखना चाहिए भी इंपॉर्टेंट तो था, तभी उन्होंने उसको केंद्र में रख के सारा अध्ययन किया है, ठीक है? दूसरी बात, अशोक के बारे में जो अभिलेख प्राप्त हुए उनसे पता चलता है कि ये अन्य शासकों से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। आज तक के जितने भी शासक हुए उनमें सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था, ठीक है? और जितना शक्तिशाली था उतना ही विनीत था, उतना ही नरम दिल आदमी था। तो इसलिए अशोक है ना, आज की टाइम में भी अशोक नाम ऐसे लिखा हुआ इस किताब में, ठीक है? तो आज के समय में भी नेताओं के लिए, लोगों के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत है, सब इससे प्रेरणा पाते हैं, ठीक है ना? इसलिए अपने कह सकते हैं कि ये जो मौर्य साम्राज्य था ये एक इम्पोर्टेंट था। दूसरी बात अपन देखते हैं, ये महत्व इसका ज्यादा महत्व, अब पूछ सकते हैं भाई मौर्य साम्राज्य का इतना अधिक महत्व क्यों नहीं था? तो महत्व था इसलिए, ये तो हमने देख लिया भाई, ये अशोक के कारण और मौर्य साम्राज्य की व्यवस्था वगैरह कारण, और केंद्र में रख के अध्ययन किया, और इसका जो विशाल साम्राज्य फैला था इसका, ये इसलिए महत्वपूर्ण था। लेकिन इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं था, तो इसके लिए भी अपने के पास कुछ तर्क है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तर्क होने चाहिए ना। तो नेगेटिव तर्क ये है कि ये पूरे भारत में नहीं फैल पाया। अपन ने देखा ये जैसा भारत है तो ये ऐसे फैला था, नीचे वाला तो क्षेत्र तो रह गया, इधर वाले साइड वाले क्षेत्र भी रह गए थे, तो ये पूरे भारत में नहीं फैल पाया। दूसरी बात, ये मात्र 150 साल तक चला। कितना? 150 वर्ष। जो भारत के इतने लंबे कालखंड के लिए मात्र इतना सा है। अब देखते हैं अपने मेवाड़ का राजवंश देखते हैं, सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे पवित्र राजवंश क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने उस समय 6ठी शताब्दी से लेकर और जब तक देश आजाद हुआ तब तक राज किया। तो इतना लंबा पीरियड रहा है ना, तो इसका मात्र 150 वर्ष पीरियड रहा है, टाइम पीरियड, तो 150 वर्ष तक शासन कर पाया। उसके बाद में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व यहाँ पर ये भंग होकर कई अन्य सारे साम्राज्य अस्तित्व में आ गए, ठीक है ना? अब बढ़ते हैं हम आगे।
अब हम पढ़ेंगे राजधर्म के नवीन सिद्धांत, ठीक है ना। तो राजधर्म के नवीन सिद्धांत जब यह मौर्य साम्राज्य भाग हो गया, अपन उसके बाद में पढ़ेंगे जो ये भारत है, इस भारत के दक्षिण में भी तो कुछ राज्यों ने शासन किया था। तो यहाँ पर केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर चेर, चोल और पांड्य, ये जो 3 प्रमुख शासक आप पढ़ेंगे, चेर, चोल, पांड्य, इन्होंने भी एक लंबा शासन काल तक इन्होंने शासन किया, मतलब लंबा शासन किया और स्थायी शासन किया, ठीक है ना। इसके अलावा अपन देखेंगे पश्चिमी भारत, पश्चिमी और मध्य भारत में यहाँ पर सातवाहन शासकों ने भी शासन किया, और शकों ने भी पश्चिमोत्तर और पश्चिम क्षेत्रों में शकों ने भी शासन किया, ठीक है। और भी कई साम्राज्य थे, ठीक है ना। और ये सारी जानकारी इनके शासन के बारे में सबसे ज्यादा सही जानकारी अपने को किससे मिलती है, तो मिलती है संगम ग्रंथों से। ये संगम क्या है, ये दक्षिण भारत के जो ग्रंथ है उनको संगम कहा जाता है, और इनमें कविताओं के माध्यम से वर्णन किया गया। कविताओं के माध्यम से काफी सारी जानकारी अपने को, काफी सारी चीजें अपने को पता चलती है कि इनका शासन किस एरिया में रहे, किस किस ने शासन किए। ये वैसे इनकी जड़ें है ना, सातवाहन, शको, इनकी जड़ें नहीं पता चलती। जैसे राजपूत राजाओं का एक पूरा इतिहास रहा है कि वो अपने आप को किस सूर्यवंश से जोड़ के भगवान श्री राम की पीढ़ी से यहाँ तक लेके आते हैं, इनका नहीं रहा है। लेकिन जब एक बार इनका मतलब पीछे का अस्तित्व तो पता नहीं चलता, लेकिन जब एक बार वो सत्ता में आ गए, जैसे सातवाहन शासक, तो फिर उन्होंने अपने आप को कई सारी चीज़ों से जोड़कर अपने आप को साबित करना चाहा, समझ रहे हो ना। ऊंचे सामाजिक अस्तित्व का इन्होंने दावा किया है कई प्रकार से, वो भी अपने आगे चलकर सातवाहनों के माध्यम से देखेंगे। जो सातवाहन थे ना, सातवाहनों ने द्वितीय ईसु पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है। और वैसे ही कुषाण शासक थे, जो कुषाण थे ना, कुषाणों ने प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक, मतलब इन्होंने कुल मिला के 200 साल और इन्होंने लगभग 400 साल, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं कि मैंने कहा ना, इन्होंने अपने आप को अस्तित्व से जोड़ के, जैसे कैसे कि देवपुत्र की उपाधि किसने अर्जित मतलब लगाई, तो ये लगाई थी कुषाण शासकों ने। कुषाण शासक है ना, वो क्या कहते थे, हम देवपुत्र हैं, देवताओं के पुत्र। तो इन्होंने इसके लिए क्या किया, अपनी विशाल प्रतिमाएं बनवाई, इन्होंने सिक्के ढलवाए, उन सिक्कों के ऊपर अपने आप को देवपुत्र के रूप में प्रसारित किया। ये सारी चीजें इनको कहाँ से प्रेरणा मिली, ये मिली है चीन से। चीन के जो शासक होते थे वो स्वयं को क्या कहते थे, स्वर्गपुत्र, क्या कहते थे, स्वर्गपुत्र। तो अपने को पूछ सकते हैं भाई कुषाण शासकों की ये प्रेरणा देवपुत्र कहलाने की कहाँ से मिल रही है, तो ये मिल रही है चीन के शासकों से, जो अपने आप को स्वर्गपुत्र कहते थे, ठीक है ना। तो इसके लिए इन्होंने सबसे बढ़िया क्या रहा कि मूर्तियां, इन्होंने अपनी विशाल मूर्तियां स्थापित करवाई है। जैसे मथुरा है, ठीक है ना, मथुरा में एक माठ नामक स्थान है, ठीक है, क्या नाम, माठ। यहाँ से कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं प्राप्त हुई है, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, ठीक है। जैसे आज है ना बड़े बड़े स्टेचू, वैसे स्टेचू इतने भी लंबे चौड़े नहीं, मतलब आदमकद प्रतिमाएं वगैरह, ठीक है। कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं यहाँ पर प्राप्त हुई है, कहाँ पर, मथुरा के माड़ नामक क्षेत्र में, ठीक है ना। और ऐसा ही अफगानिस्तान के देवस्थान पर भी प्राप्त हुई है कई जगहों पर, ठीक है। और इससे उन्होंने क्या किया, स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना किया, ठीक है ना। और कई कुषाण शासकों ने तो अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधियां भी जोड़ी थी, ठीक है ना। और जो चौथी शताब्दी ईस्वी में ना गुप्त साम्राज्य, ये भी इनके भी फिर आगे चल के अपन गुप्त साम्राज्य की बात करेंगे। कुषाण साम्राज्य की बात कर ली अपन, अब बात करेंगे अपन गुप्त साम्राज्य की, ठीक है ना। मौर्य की कर ली, कुषाण की कर ली, चेर, चोल, पांड्य और शकों का भी, सातवाहनों का, इन सब का जिक्र किया। तो अब गुप्त साम्राज्य का जिक्र करेंगे, जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्यों में से एक था, जो सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था, जिसने काफी लंबे समय तक शासन किया था, ठीक है ना। तो उसमें क्या थे कि कुछ शासक थे जो अलग अलग प्रकार से प्रशासनिक नियंत्रण करते थे।
कुछ राजा थे जो सामंतों के माध्यम से सामंतों पे ही पूरी तरह से डिपेंड थे। भाई सामंतों से तो वो सेना इकट्ठी करते थे, सामंतों से वो कर वसूलते थे और सामंत नीचे वसूलते थे, ठीक है ना। और इसमें से कुछ शक्तिशाली शासक भी होते थे जो दूसरे कमजोर शासकों को अपने में शामिल कर लेते थे। और इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से भी होते हैं। फिर अपन पढ़ते हैं ना गुप्त। तो गुप्त शासकों के विषय में आपने को सबसे ज्यादा जानकारी किससे मिलती है? मूर्तियों से, ठीक है, सिक्कों से, अभिलेखों से और प्रशस्तियों से। जो प्रशस्तियां होती थी ना, ये कवि होते थे शासकों के दरबार में, वो अपने राजा की विशेषताओं का, राजाओं का वर्णन करते थे, उनकी प्रशंसा में लेख लिखते थे। जैसे कि समुद्रगुप्त जो महान सम्राट हुआ है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। ये नाम याद रखना भाई, काफी इंपॉर्टेंट है, हरिसेन, ठीक है। इसने लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ भी कहा जाता है। अब ऐसे इलाहाबाद का नाम वापस प्रयाग कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये प्रयाग प्रशस्ति थी, इसका रचनाकार कौन था? हरिसेन था। और किसके लिए लिखी थी? समुद्रगुप्त के लिए लिखी थी। और लैंग्वेज कौन सी थी? संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत लैंग्वेज थी, समझ रहे हो ना। हरिसेन ने लिखी, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, समुद्रगुप्त के लिए हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना करी जो संस्कृत भाषा में थी, जिसे इलाहाबाद स्तंभ भी कहा जाता है। याद हो गई ना, बात खत्म। तो लेखों जो पुरातत्वविदों के लिए है ना, जो ये इनका अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन ये उपलब्धि इन्हें मानकर काव्य मानते थे। ये खुद जो रचयिता होते थे ना, ये अपने शासकों की इसको उपलब्धि के तौर पर नहीं देखते थे। ये क्या थे? तथ्यात्मक विवरण की तरह नहीं देखते थे, ठीक है। ये क्या मानते थे? इसको काव्यात्मक ग्रंथ की तरह देखते थे, कि ये तथ्यात्मक विवरण नहीं मानकर काव्यात्मक ग्रंथ की तरह इसको देखते थे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अपन ने ये सारी देख ली। अब अपन देखते हैं बदलता हुआ देहात। अपन ने राजाओं की चर्चा करी, राजाओं के विषय में जनता क्या सोचती है इसके बारे में भी तो चर्चा करनी चाहिए ना। तो वो चर्चा अब करेंगे, वो चर्चा क्या करेंगे? अब करेंगे, ठीक है ना। तो बदलता हुआ देहात। तो जनता में राजा की छवि किस प्रकार से थी? तो वैसे जो अपने को अभिलेख, जो सिक्के वगैरह मिलते हैं, वो राजाओं के विषय में तो जानकारी देते हैं, आम जनता के बारे में क्या जानकारी देते हैं? नहीं दे पाते ना। तो आम जनता के बारे में जानकारी जो है वो कहाँ मिलेगी? जातक कथाओं में मिलेगी, ठीक है ना। जातक कथाओं में मिलेंगी। और जो जातक कथाएं वगैरह हितोपदेश की कथाएं ना, ये प्रथम सहस्त्राब्दी में लिखी गई थी। कब लिखी थी? प्रथम सहस्त्राब्दी में। ये सहस्त्राब्दी वगैरह है ना, इसको बाद में जिक्र करेंगे निश्चित रूप से। कभी इनका ईस्वी पूर्व, ईस्वी का, सहस्त्राब्दी, शताब्दी, इनका सबका अध्ययन करेंगे। फिलहाल इतना समय नहीं, फिलहाल पाठ को पूरा करना है, परीक्षा के हिसाब से पूरा करना है। आपको ध्यान रखना, प्रथम सहस्त्राब्दी में पाली भाषा में, भाषा पूछ सकते हैं कि जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई, तो वो थी पाली भाषा। कौन सी? पाली। पाली अपना जिला भी है, उसमें पाली बड़ी मात्रा है, ये पाली छोटी मात्रा है। और प्रथम सहस्त्राब्दी में पाली भाषा में लिखी गई। और इसी में अपने को एक जिक्र होता है गंध तिंदु। गंध तिंदु ये एक जातक कथा है, नाम याद रखना, गंध तिंदु। इस गंध तिंदु नामक जातक कथा में एक राजा का वर्णन किया गया जो वेश बदलकर अपनी प्रजा में भ्रमण करता है, ताकि पता करे कि भाई राजा प्रजा के बारे में, प्रजा राजा के बारे में क्या सोचती है, क्या विचार करती है। तो वो जब जनता के बीच में बताता, जनता कहते हैं कि राजा ऐसा है, राजा बड़ा बदमाश है, भला बुरा सुनाती है, ठीक है। दुखी थी जनता, क्यों? क्योंकि वो कहती थी राजा ना रात में हमें डकैत लूटने आते हैं, उनके लिए राजा कुछ नहीं करता। रात में तो डकैत लूटते हैं और दिन में कर अधिकारी लूटते हैं। मतलब दिन में तो कर अधिकारी कर इकट्ठा करने आते हैं और रात में डकैत लूटते हैं। राजा इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रखता है। इसके कारण जनता बड़ी दुखी थी और जनता वहां से दुखी होकर क्या करती थी? जंगलों में भाग जाती थी, ठीक है ना। तो इससे बूढ़े, ग्रामीण, पुरुष वर्ग, बाल वर्ग, यहाँ तक कि जानवर भी त्रस्त थे राजाओं की विभिन्न नीतियों का, क्योंकि राजा अपना राजकोष भरने के लिए बहुत ज्यादा ही कर लगाते थे, बहुत ज्यादा टैक्स वसूलते थे उन लोगों से। तो इससे बचने का पुरातत्वविदों ने, मतलब जो ये जो जानकार है ना, जो इतिहासविदों ने क्या किया, इससे ये अनुमान लगाते हैं कि इन सबसे बचने का उपाय था जंगलों में भाग जाना, क्योंकि वहाँ लोग जंगलों में भागते थे। या फिर उन्होंने कृषि के कुछ नए और तरीका ईजाद किए,
ताकि जो राजा की मांग है उन डिमांड्स को पूरा किया जाए और खुद का जीवन खुशहाल किया जाए। तो वो क्या क्या नए तरीके थे, तो उन नए तरीकों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जैसे नया तरीका है ना, एक तो है कि लोहे के हलों का प्रयोग आरंभ करना, ठीक है ना। तो इनके बारे में अपन अब देखेंगे। तो अपन देखेंगे कि उपज बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके इन्होंने उपयोग किए। तो एक तो हलों का प्रयोग जो है ना 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही प्रारंभ हो चुका था। गंगा और कावेरी जो है ना, इनके नदी घाटी के क्षेत्रों में यह 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हो चुका था, ठीक है। लेकिन फिर जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती थी और जहाँ पर पानी की पर्याप्त उपलब्धता थी, वहाँ पर लोहे के फल वाले हल, लोहे के फल वाले हल, ठीक है ना, इनका प्रयोग आरंभ हो गया। जिससे क्या करता, जमीन गहरी खोदते थे और ज़्यादा गहरी जमीन खोदने के कारण क्या करते थे कि बढ़िया फसल होती। दूसरी बात, गंगा वगैरह के जो क्षेत्र थे ना, इनमें धान की रुपाई, धान का रोपण, ठीक है ना, ये करने लगे। इससे भी उपज में वृद्धि हुई है। और इसके अलावा क्या किया कि, लेकिन ये यहाँ पर तो जो लोहे के हलों वगैरह का प्रयोग होने लग गया। लेकिन अपन देखते हैं कि पंजाब और राजस्थान, जो पंजाब और राजस्थान थे, वहां पर 20वीं शताब्दी में, कब 20वीं शताब्दी तक आते थे इन लोहे के हलों का प्रयोग आरंभ हुआ। लेकिन हर जगह लोहे का फल सक्सेस था क्या? नहीं। जैसे मध्य और पूर्वोत्तर जो पहाड़ी इलाके हैं, जो मध्य और पूर्वोत्तर पहाड़ी इलाके थे ना, उनमें रहने वाले किसानों ने क्या किया, कुदाल का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? कुदाल का, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर कुदाल ही सक्सेस होती है, ठीक है ना। इसके अलावा नहरों का निर्माण किया गया, कुओं का निर्माण किया गया। जो कुएं है ना वगैरह ना, ये राजाओं ने, शासकों ने भी बनवाई और कुछ सेठ साहूकारों ने भी बनवाई, व्यक्तिगत रूप से भी बनाई गई और इनके ऊपर नामों का उल्लेख किया गया और इनको उपलब्धियों के तौर पर प्रस्तुत किया गया कि ये अमुक अमुक राजा ने ये नहर बनवाई। जैसे गंग नहर का निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया ना, इसलिए इनको राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सब उपाय करके खेती को बढ़ावा देने का पूर्ण रूप से प्रयास किया गया, ठीक है ना। अब आगे अपन देखेंगे, ये चीज होगी ना, बदलता जनता राजा की छवि देख ली, उपज बढ़ाने के तरीके देख लिए। अब ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं, अब ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं भी आएंगी। क्यों आएंगी? क्यों आ गया था? क्योंकि जब उपज के नए नए तरीका अपन ने देखे, नए नए तरीके आए थे और उनसे खेती की गुणवत्ता में वृद्धि भी हुई थी, उपज भी बढ़ी थी। तो इन चीज़ों से क्या है, कईयों को फायदा हुआ, कईयों को नुकसान हुआ, ठीक है। जिनको ज़्यादा फायदा हुआ वो शक्तिशाली बन गए, जिन कुछ पीछे रह गए, जिसमें जैसे छोटे किसान है ना, छोटे किसान और जमींदार है ना, इनको क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था गृहपति। क्या कहा जाता था? गृहपति। भाई पूछ सकते सीधे सीधा क्वेश्चन है नंबर का, गृहपति किसे कहा जाता था? छोटे किसान और जमींदार को, ठीक है ना। इसके अलावा बड़े जमींदार और प्रधान जो होते थे वो शक्तिशाली होते थे और वो छोटे किसानों पर, जो भूमिहीन, जो खेती किसान होते थे, उनको ऊपर नियंत्रण रखते थे और उनका आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हर एक प्रकार से शोषण करते थे। जो प्रधान होता था ना, प्रधान का जो पद होता था वो वंशानुगत होता था। प्रधान मरेगा, प्रधान का बेटा प्रधान बनेगा, वो मरेगा फिर पोता प्रधान बनेगा। तो ये इस प्रकार से वंशानुगत रहा था और इसके कारण क्या हुआ कि आर्थिक रूप से भी खाई पैदा हुई, सामाजिक रूप से भी खाई पैदा हुई, हर प्रकार से खाई इनके बीच में पैदा हुई और जो विभिन्नता आई, ठीक है ना। और इसके लिए कुछ शब्द यूज भी किए गए हैं। तो ये क्या है कि जैसे अपने इन सब की चीज़ों का उल्लेख है ना, वो जैन ग्रंथों में भी है, बौद्ध ग्रंथों में भी है और संगम साहित्य में भी है। दक्षिण भारत का जो साहित्य, काव्यात्मक साहित्य है, वो संगम साहित्य कहलाता है। सीधा सीधा प्रश्न भी बन सकता है, संगम साहित्य किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो जैन, बौद्ध और जो संगम साहित्य है, इनके अंदर भी कई सारी चीज़ों का वर्णन किया गया इनके बारे में। जैसे वेलालर किसे कहा जाता था, तो अपने इस शब्दावली को देख लेते हैं कि वेलालर किसे कहा जाता था, ठीक है। वेलालर कहा जाता था बड़े किसान को, बड़े जमींदार को, ठीक है ना। सीधा पूछ ले, वेलालर किसे कहा जाता था? वेलालर बड़े जमींदार, ठीक है, ये याद रखना। और वेलालर बड़े जमींदार, हलवा या उल्वर और दास अनिमय, ठीक है। उल्वर किसे कहा जाता था? उल्वर था वो हलवाहा, ठीक है, और अनिमय ये था दास। वेलालर बड़े किसान, उल्वर हलवाहा और अनिमय ये था
दास, ठीक है ना। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। ओके, अब ये जो विभिन्नता आई ये किस प्रकार से थी? ये संभव है कि ये वर्गों की विभिन्नता भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित हो सकती है, ठीक है ना। कि भाई नई भूमि का प्रौद्योगिकी का जो प्रयोग है या फिर किसके पास कितनी ज्यादा जमीन है, इन सब के आधार पर विभिन्नता होती है। तो आज भी वो विभिन्नता है, आज जिसके पास ज्यादा जमीन है वो बड़ा आदमी है, सीधी बात है। जिसके पास कम जमीन है वो कम छोटा आदमी। जैसे राजस्थान में तो, पश्चिमी राजस्थान में देखें तो ज़्यादा कितनी भी ज़मीनों को ज़्यादा मतलब नहीं, लेकिन हावड़े क्षेत्र वगैरह जो झालावाड़ वगैरह उपजाऊ प्रदेश है, वहाँ की ज़मीनों में अगर किसी के पास 100 बीघा ज़मीन है तो बहुत बड़ा आदमी हो गया अपने आप में, ठीक है ना। तो ये आज की परिस्थिति से भी देख सकते हैं कि ज़मीनों का स्वामित्व था वो सबसे महत्वपूर्ण उसमें हो गया था। आगे अपन देखते हैं कि ये अपन देख ली जनता में राजा की छवि देख ली, खोज बढ़ाने के तरीके देख ले, ग्रामीण समाज में विभिन्नता देख ली। अब ये आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, भूमिदान और नए सम्राट ग्रामीण। अपन कोशिश पूरी करते हैं कि कम समय में खींच ले, लेकिन फिर भी समय लग जाता है, टॉपिक काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो आज ये अंतिम करके एक क्लास इस पार्ट की भी और बनानी पड़ेगी। इस एक क्लास में संभव नहीं है सब कुछ बताना, काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं भूमिदान और नए सम्राट ग्रामीण। तो भूमिदान है ना, इसके अभिलेखों में वर्णन प्रथम शताब्दी से ही मिलने आरंभ हो जाते हैं, ठीक है, अभिलेख। लेकिन अधिकांश जो भूमिदान है वो किस में वर्णित है? ताम्रपत्रों में। और ये ताम्रपत्र किसे दिए जाते थे? जो भूमिदान लेते थे, जिनको प्राप्त होती थी दान में उनको। और जो ज्यादातर भूमियां है वो किनको प्राप्त हुई है? वो ये ब्राह्मणों को। किनको? ये ब्राह्मणों को और प्राप्त हुई है। और इसके लिए इन ताम्रपत्रों में इनका उल्लेख मिलता है, ब्राह्मणों को, और इसके साथ साथ धार्मिक संस्थाओं को भी मिलती थी, ठीक है ना। और इनका वर्णन है वो अधिकांश जगह संस्कृत भाषा में। किसमें? संस्कृत भाषा में। लेकिन 7वीं शताब्दी ना, 7वीं शताब्दी, इसके बाद में संस्कृत और तमिल और पाली भाषा में भी इनका जिक्र उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। पाली की जगह अपन तेलुगु करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि तेलुगु भाषा, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपने को जब दान प्राप्त करें तो एक प्रभावती गुप्त, जो चंद्रगुप्त द्वितीय, जो मौर्य साम्राज्य था ना, उसका तो चंद्रगुप्त था संस्थापक, लेकिन वो तो एक ही चंद्रगुप्त जगह चल गया। लेकिन जब गुप्त साम्राज्य थे उसमें 2 चंद्रगुप्त थे महत्वपूर्ण। चंद्रगुप्त प्रथम जिसने गुप्त वंश की स्थापना करी थी, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो चंद्रगुप्त प्रथम का पोता था, उसकी पुत्र थी प्रभावती गुप्त। वहाँ की रामायण वाचना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये प्रभावती गुप्त ना, ये प्रभावती गुप्त थी, इसकी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। पूछ सकते हैं सीधी सीधी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। और वाकाटक वंश था, उसकी ये बहू थी। मतलब वाकाटक वंश का जो शासक था जो दक्कन का, उसमें इसका विवाह हुआ था, ठीक है ना। तो इसके दंगुन नामक गांव, कौन सा गांव? दंगुन। जो दंगुन नामक गांव है, इसके दंगुन नामक गांव के दान का उल्लेख इसमें प्राप्त होता है। लेकिन अपन देखते हैं कि धार्मिक ग्रंथ वगैरह जो हैं उसमें लिखे गए, उनमें ये निषेध है, मतलब ये है कि महिलाएं दान नहीं करती, महिलाओं के पास अधिकार ही नहीं बताते हैं कई सारी चीज़ों में, तो दान कैसे करती। लेकिन ये एक स्पेशली आता है जबकि प्रभावती गुप्त थी, ये भी महिला थी, ये दान किस प्रकार से करिए। तो अनुमान लगाया जा सकता है कि इन लोगों ने अनुमान लगाया लोगों ने कि भी हो सकता है कि रानी थी। तो रानी थी तो स्पेशली इसको कौन मना करने वाला है? तो रानी थी या फिर साम्राज्य था, वाकाटक साम्राज्य शायद इसी के हाथ में था, ठीक है ना। उस जगह उल्लेख आता है कि इसके पति की मृत्यु हो गई थी तो फिर ये शासन करती है। तो दंगुन नामक गांव इसीलिए ये दान करती है, क्योंकि एक तो स्पेशली ये राजपुरिया से बिलोंग करती थी, महिला भली हो लेकिन राजपुरिया से थी, कौन मना करने वाला था। दंगुन नामक गाँव था, उसके दान का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, उससे हम कई सारी चीज़ें समझ सकते हैं। ये जो दान है ना, इन दान पत्रों के माध्यम से, ताम्रपत्रों के माध्यम से, इनसे हमें ब्राह्मणों के बारे में, शिल्पकारों के बारे में, किसानों के बारे में, कई श्रेणियों के बारे में पता चलता है, उनकी कई सारी चीज़ों को पता चलता है। और ये भी पता चलता है जो दान प्राप्त करता था ना, नया प्रधान जो दान प्राप्त करता, पूरे गाँव जी ब्राह्मण को दे दिया, उस जो ब्राह्मण प्रधान बन जाता था, तो उस प्रधान की आज्ञाओं का सभी को पालन करना होता था। और जो सारे कर वगैरह हैं वो वसूलने का अधिकार इस नए प्रधान को प्राप्त हो जाता था। और नया प्रधान ही है वही जो दान के गाँव में से जो लोग गुजर बसर करते थे उनसे कर टैक्स वगैरह वो वसूलता था, ठीक है ना। दूसरी बात ये देखते हैं कि अपना
कि इनसे कई राजा और प्रजा के बीच में संबंधों के बारे में अपने को पता चलता है, ठीक है ना। और दान की भूमि के माप में अंतर है, कई जगह बड़े बड़े कुछ छोटे छोटे टुकड़े दान दिए गए, कई जगह गांव प्रदान कर दिए गए, तो कई सारी चीज़ें भिन्न भिन्न होती ना। फिर इतिहासविदों में, इतिहासकारों में एक गर्मा गर्म बहस इस बात के लिए छिड़ती है कि दान आखिर क्यों दिए जाते थे। तो इस दान देने के पीछे भी 3-4 कारण स्पेशली बताए गए। उनमें से एक कारण तो ये था कि ये कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये एक रणनीति थी शासकों की कि कृषि भूमि को बढ़ाया जाए, कृषि भूमि को बढ़ाने के लिए दान प्रदान करने की एक रणनीति के रहते थे। एक चीज़ तो हुई। दूसरी चीज़ ये हुई कि वो दान इसलिए देते थे ताकि वो अपना दुर्बल होता नियंत्रण है ना, सामंतों वगैरह पर नियंत्रण नहीं रख पाते, तो वो नए समर्थक जुटाने के लिए दान देते थे। तो पहला था रणनीति कृषि की, ठीक है। दूसरा दुर्बलता छुपाने के लिए, और नए साथी मतलब नए समर्थक प्राप्त करने के लिए ये दान करते थे, और दुर्बल होते अपने शासन को छुपाने के लिए। तीसरी, ये अपनी छवि सुधारना चाहते थे, ठीक है ना, अपने को देवताओं की तरह पेश करना चाहते थे, मतलब दान के लिए पेश करना चाहते थे। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, इनके कारण ये दान करते थे, ठीक है ना। ये चीज़ें होंगी दान के रिलेटेड। और इससे ये क्या अपनी शक्ति का आडंबर प्रस्तुत करना चाहते थे, भाई हमारे पास इतनी शक्ति है, हम दान कर रहे हैं वगैरह, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। और लेकिन दान करने के साथ साथ अपन देखते हैं कि कुछ चीज़ें थी जिसको प्रशासकों का, ये मतलब जो टैक्स वसूलने वाले थे उनका नियंत्रण नहीं था। वो कौन कौन थे? तो एक तो था शिल्पकार पर टैक्स, मतलब कर अधिकारियों का कोई जोर नहीं था। और एक था पशुपालक, ठीक है, ये घुमक्कड़ थे। एक शिकारी थे, इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था, मतलब इनसे कोई कर प्राप्त नहीं किया जाता था, क्योंकि एक स्थान में टिकने वाले नहीं थे। और लेकिन एक स्थान पर कोई टिकने वाले थे भी, तो भी कुल मिला के इनसे कोई दान नहीं। और जो घूम के जो खेती किया करते थे, जो घूम के खेती करने वाले थे ना, उनके ऊपर भी इनका कोई नियंत्रण नहीं था, ठीक है ना। और आज का टॉपिक अपन इतना ही पढ़ेंगे, कल और पढ़ेंगे। कल ये क्लास खत्म कर देंगे, आज काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट कल लेके आएंगे। तब तक के लिए इसकी बड़ी तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक हैं। मैं भी पूर्ण प्रयास करूँगा कि आपका एक खींच लूँ और थोड़ा अपना पढ़ाई में और इम्प्रूवमेंट करूँ ना, ठीक है।